हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, योर वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी बैंक से लोन लिया है? आई एम श्योर कभी ना कभी तो लिया ही होगा। क्या आपको पता है कि बैंक आपकी लोन की एलिजिबिलिटी, आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है, ये कैसे डिसाइड करती है? तो आज ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसको सीखने से क्या होगा कि अगर फ्यूचर में अगर आप कभी लोन अप्लाई करते हो तो आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने का लोन लेना चाहिए और आपके लोन की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट योर लोन एलिजिबिलिटी अमाउंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर लोन एलिजिबिलिटी और उसके बाद हाउ मच लोन शुड यू टेक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कुछ हम डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लर्निंग वाला वीडियो होगा। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। अगर सीखने मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने यंग फ्रेंड्स के साथ, यंग फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट हम ये फाइनेंशियल नॉलेज यंग इंडिया के बीच फैला सके। तो आइए समझते हैं पहले तो कि बैंक आपका होम लोन एलिजिबिलिटी या कोई भी लोन, इन दैट केस हम इस वीडियो के लिए हम होम लोन कंसिडर करते हैं, कैसे कंसिडर करता है। तो देखिए, बैंक सबसे पहले तो ये कोई भी बैंक, अभी ये अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है। अगर वो PSU बैंक है तो थोड़ा कम कंसिडर करेगा ये चीज़, अगर प्राइवेट बैंक है तो ये थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करता है। कोई भी बैंक सबसे पहले तो ये कंसिडर करता है, वो अज्यूम करता है कि आप अपनी सैलरी का 40% या 50% तो सेव कर ही लेते होंगे। अगर आप 50% अपनी सैलरी का सेव करते हो या 40% अगर आप सेव करते हो अपनी सैलरी का, तो उस सेविंग्स के कंपैरिजन में वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि आप कितने अमाउंट ऑफ लोन के लिए एलिजिबल होते हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, डोंट वरी, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझता हूं। आइए समझते हैं इस टेबल के साथ। हम ये मान के चलते हैं कि देवोजीत, अब देवोजीत की जो एज है वो है 33 ईयर्स, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 70,000 रुपीज़। अब बैंक ने ये अज्यूम कर लिया है कि 70,000 का 40%, इट मीन्स 28,000 रुपीज़ देवोजीत अपनी इनकम का सेव कर सकता है। अब यहाँ पे अगर करंट इंटरेस्ट रेट लोन का 7.5% है और अगर 20 इयर्स के टेन्योर के लिए अगर देवोजीत अगर लोन अप्लाई करता है, तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, बैंक सबसे पहले तो कैलकुलेट करता है कि एवरी लाख रुपीज ऑफ लोन उसकी EMI कितनी बनेगी। इट मीन्स अगर 7.5% के हिसाब से 20 इयर्स के लिए 1 लाख का लोन अगर देवोजीत को दिया जाए तो उसकी EMI बनेगी 800 रुपये प्रति महीने। तो यहाँ पे अगर 1 लाख कि लोन पर 800 रुपये की EMI अगर देवोजीत देगा और अगर उसकी सेविंग 28,000 रुपीज़ है, जो कि 40% सेविंग है उसकी सैलरी का, तो 28,000 के कंपैरिजन में उसे कितने का लोन देना चाहिए? तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 लाख इंटू 28,000 डिवाइड बाई 800, जो बनता है 34,97,000 या 35 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, देवोजीत की लोन की एलिजिबिलिटी को 35 लाख रुपीज़ कंसिडर करेगा। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैंक पहले कंसिडर करता है कि वो एक अजम्पशन लगा लेता है, बैंक वाले एक अजम्पशन लगाते हैं कि आप अपनी सैलरी का 40 या 50% सेव करोगे और उस बेसिस पे अगर 1 लाख रुपीज़ बेस्ड ऑन द टेन्योर एंड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट, अगर 1 लाख रुपीज़ का EMI कितना आता है उसके बेसिस पे आपकी जो सेविंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने का लोन देना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, उसको हम थोड़ा और ईजी बनाते हैं इस सेकेंड टेबल को समझ के। आइए अब समझते हैं सेकेंड टेबल को। अब यहां पे मान लीजिए राहुल की एज है 30 इयर्स। अब राहुल की सैलरी भी सेम देवोजीत जितनी ही है, जो है 70,000। अब बैंक वालों ने यहां पे अज्यूम कर लिया है राहुल अपनी सैलरी का 40% जो है वो सेव कर सकता है, यानी 28,000 रुपीज़। अब अगर 7.5% अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिलहाल होम लोन का, लेकिन यहां पे राहुल देवोजीत की तरह 20 इयर्स का लोन अप्लाई नहीं कर रहा, 30 इयर्स का लोन अप्लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपीज़ की जो EMI है 30 इयर्स के लिए 7.5% इंटरेस्ट के हिसाब से बनती है 694 रुपीज़, जो कि देवोजीत के केस में कितनी थी, क्योंकि लोन टेन्योर था 20 इयर्स,
तो देवोजीत के केस में जो ईएमआई थी वो थी अराउंड 800, लेकिन यहाँ पे राहुल के लिए जो ईएमआई है वो है अराउंड 694 रुपीज़। तो यहाँ पे दोस्तों सेम बैंक विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, क्योंकि राहुल का जो टेन्योर है वो ज़्यादा है, यानी 1 लाख रुपए की लोन पर अगर राहुल की ईएमआई बनती है 694, तो 28,000 रुपीज़ के अगेंस्ट राहुल को कितने का लोन देना चाहिए? तो उसका आंसर आएगा 40,29,000 रुपीज़। इट मीन्स भले ही राहुल देवोजीत जितनी ही इनकम कमा रहा है, भले ही दोनों की जो सेविंग है वो भी 40% है, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर राहुल की जो एज है वो कम है, वो 30 ईयर्स है। तो राहुल जो है 30 ईयर्स के होने के कारण वो 30 ईयर्स का लोन अप्लाई कर सकता है, लेकिन देवोजीत की एज थोड़ी ज़्यादा है, 33 ईयर्स है, तो उस वजह से वो सिर्फ 20 ईयर्स का ही लोन अप्लाई करना चाहता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे एज के बढ़ने के साथ साथ अगर आप अपना लोन कम लेते हो तो आपकी जो टेन्योर अगर आप कम कर देते हो तो आपका जो लोन का एलिजिबिलिटी भी है वो कैसे कम हो जाता है। आइए समझते हैं इस थर्ड टेबल को थोड़े वेरिएशन के साथ। अब मान लीजिए कि किसी इंसान का ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, और मतलब मान लीजिए किसी इंसान ने होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसका पर्सनल लोन चल रहा है या उसका ऑटो लोन चल रहा है, तो समझते हैं कि वो चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी उस इंसान के लोन की एलिजिबिलिटी पे। आइए समझते हैं थर्ड टेबल को। अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल करण का। अब करण की एज है 30 ईयर्स, यानी उसकी जो एज है वो राहुल जितनी ही है। करण की सैलरी भी है 70,000 रुपीज़। अब यहाँ पर उसकी बैंक ने ये अज्यूम किया हुआ है कि उसकी जो सेविंग है वो 40% होती है, यानी 28,000 होती है, लेकिन करण के केस में उसकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लोन चल रही है जिसकी ईएमआई है 15,000 रुपीज़, यानी उसकी जो नेट सेविंग है वो बनती है सिर्फ 13,000 रुपीज़। अब यहाँ पे बैंक कंसिडर करेगा कि 1 लाख की ईएमआई अगर 694 रुपीज़ होती है तो करण के केस में सेविंग है सिर्फ 13,000 रुपीज़, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक 15,000 की ईएमआई चल रही है। तो 13,000 के अगेंस्ट कितने की एलिजिबिलिटी होगी करण के होम लोन की? वो होगी सिर्फ 18,70,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रही है तो उस लोन के कारण भी आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी या कोई और लोन एलिजिबिलिटी भी कम हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक मोटा मोटी क्या कंसिडर करते हैं। अब कोई बैंक जो है वो सेविंग परसेंटेज को 50% कंसिडर कर लेती है, कोई बैंक 40% कर लेती है, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव बैंक हुई तो 30% भी कर लेती है। इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। तो आइए दोस्तों, अभी हम समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट्स योर लोन एलिजिबिलिटी अमाउंट। अब आपकी लोन एलिजिबिलिटी ज़्यादा है, कम है, आप कैसे उसको बढ़ा सकते हो, आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, योर ऑन पेपर इनकम। अब मान लीजिए कि आपकी ऑफकोर्स लोन एलिजिबिलिटी का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? आपकी इनकम। अब कोई इंसान अगर 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख के सामने वो 40,000 की ईएमआई ज़्यादा इजीली पे कर पाएगा, जबकि कोई इंसान अगर 60,000 कमा रहा है तो उसके लिए 40,000 की ईएमआई पे करना थोड़ा क्यों, बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर दैट डिसाइड्स योर होम लोन एलिजिबिलिटी इज योर इनकम। सेकेंड पॉइंट इज एज ऑफ एन एप्लीकेंट। जैसे कि हमने देखा कि देवोजीत की जो एज है वो 33 ईयर्स है, लेकिन राहुल की और करण की जो एज थी वो 30 ईयर्स थी। तो ऑफकोर्स जितनी कम एज होगी उतना ज़्यादा टेन्योर तक जो एप्लीकेंट है वो लोन को भर पाएगा। तो एज भी बहुत मैटर करता है। अब अगर किसी इंसान की एज अगर 50 ईयर्स है तो ऑब्वियसली बैंक उसको 50 ईयर्स के इंसान को 30 ईयर्स की लोन लेने के लिए थोड़ा हेजिडेंट होगा, लेकिन वही अगर किसी इंसान की एज अगर 30 ईयर्स है तो वो 30 ईयर्स के लिए लोन अप्लाई कर सकता है। तो सेकेंड फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स इज योर एज। थर्ड, अगर हम बात करें क्रेडिट हिस्ट्री, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास्ट रीपेमेंट रिकॉर्ड्स डिसाइड करते हैं आपके करंट लोन एलिजिबिलिटी को। अगर आपका पास्ट हिस्ट्री क्लीन है, आपने पहले कोई लोन्स लिए हुए हैं, आपने उसको समय से भरा है, तो डेफिनेटली आपके लोन की एलिजिबिलिटी पे ये इम्पैक्ट करता है। लेकिन मान लो आपने पहले कोई लोन्स लेके उसे डिफॉल्ट किया है तो चांसेस है कि आपको नया लोन ना ही मिले, लेकिन मे बी आपने शायद उसको सेटल किया है तो आपको नया लोन मिल सकता है, लेकिन शायद एलिजिबिलिटी बैंक उसको जो है कम कर देगा, आपके सेविंग रेशियो को कम कर देगा। बैंक शायद थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा कि आप शायद जो है उसको भर नहीं पाओगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है योर इनकम स्टेबिलिटी एंड योर प्रोफेशन। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सम पर्सन whose income is depending only on the commissions। अब मान लीजिए किसी इंसान की इनकम अगर सिर्फ कमीशंस पर ही डिपेंड करती है तो उस इंसान की इनकम उतनी स्टेबल नहीं होगी
जितनी एक बड़ी एमएनसी में काम करने वाले एम्प्लॉय की होगी। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इनकम स्टेबल है, हर महीने उसके वो बड़ी कंपनी में, जैसे इंडिया की बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में काम करता है, तो उसकी जो इनकम स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उसकी लोन की एलिजिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, बैंक ज़्यादा रिलाई कर पाएगी उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे। लेकिन वही अगर मान लो किसी इंसान की इनकम सिर्फ कमीशन पे डिपेंड करती है, कोई इंसान फ्रीलांसर है, कोई इंसान बिजनेसमैन है, तो दैट अगेन मे रिड्यूस द लोन एलिजिबिलिटी या मे बी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ा देगी बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज योर लोन एलिजिबिलिटी। अब मान लीजिए किसी इंसान को अगर लोन अप्लाई करना है और वो चाहता है कि उसकी लोन की एलिजिबिलिटी वो बढ़ाए, तो क्या टिप्स है? सबसे पहले अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो उसके पहले कोशिश कीजिए कि आपकी अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन अगर चल रही है तो आप उसे प्रीपे कर दो। मान लो किसी का क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई ईएमआई चल रहा है या कोई आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए किसी का कोई पर्सनल लोन चल रहा है जो सिर्फ 6-8 महीने का ही बाकी है लेकिन उसकी ईएमआई ज़्यादा जा रही है, मे बी आपने काफ़ी समय से आप भरते आ रहे हो, कोई बड़ा पर्सनल लोन था जो बस अभी खत्म ही होने वाला है, तो कोशिश करके पहले उसे निपटा दीजिए। तो वो जो ईएमआई आपकी फ्री होगी वो आपके क्रेडिट स्कोर पे रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो हमने राहुल और करण के केस में समझा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज योर इनकम। इसके दो ऑप्शंस है। मान लीजिए आपका प्रमोशन ड्यू है, आपको लगता है कि 6 महीनों में शायद आपका प्रमोशन हो सकता है और आपकी इन हैंड इनकम बढ़ सकती है, आपकी सैलरी स्लिप पे ज़्यादा अमाउंट दिखेगी, तो इस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा वेट कर लीजिए। या मान लीजिए आपके स्पाउस है, आपके घर में आपके यंगर ब्रदर, अगर आप लोग जॉइंट होम लोन लेना चाहते हो तो इनकम साथ में दिखा लीजिए, तो ऑफकोर्स विद मोर इनकम आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक जो है वो 40% ज़्यादा इनकम के ऊपर कंसिडर करेगी, तो जो हमने पहले फॉर्मूला में समझा उस हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी कि आप अपने होम लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि लोन कितने अमाउंट का लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूजुअली तो ये एडवाइजेबल है कि आपकी सारी की सारी जो ईएमआईज है वो आपके इनकम के, टोटल हाउस होल्ड इनकम के 30 या 35% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये एक थंब रूल है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, अगर आप गूगल करोगे 2011-12 के इंटरेस्ट रेट्स लोन के, तो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% प्लस था। लेकिन आज के डेट में 2021 में यही होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो है करीब करीब 7.5, इवन 6.5, किसी किसी केस में तो 6.5 भी दिया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये होम लोन का इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा। देखो दोस्तों, खास करके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन तो 4-5 साल में निपट जाता है, लेकिन होम लोन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ज़्यादा करके वो फ्लेक्सिबल होता है। वो रेपो रेट बढ़ने के साथ साथ होम लोन का इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका फ्यूचर में भी सेम रहेगा। तो होम लोन के रेट्स बढ़ने के चांसेस है आगे, तो वो कंसिडर करके ही लोन लीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आइए समझते हैं स्टेबल के साथ। अब मान लीजिए गिरीश को जो है होम लोन लेना है। अब अगर हम पहले का फॉर्मूला कंसिडर करते हैं तो उसकी इनकम अगर 80,000 है और 30% अगर उसकी सेविंग होती है, तो 1 लाख के कंपैरिजन में अगर ईएमआई बनता है 734, तो उस हिसाब से गिरीश को लोन लेना चाहिए 32 लाख का। लेकिन गिरीश को ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए कि आज अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5% है तो उसकी ईएमआई बनेगी 24,000। लेकिन यही अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5% से बढ़ के अगर 10% हो गया, तो सेम टेन्योर के लिए, 25 ईयर्स के टेन्योर के लिए उसकी ईएमआई 24,000 से बढ़ के हो सकती है 29,000 रुपीज़। यानी अगर आप कंपेयर करो तो विच इज ऑलमोस्ट 23% इंक्रीज इन द ईएमआई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप होम लोन लेते हो तो थोड़ा अपना सेविंग रेशियो कम रख के ही अप्लाई कीजिए। ये अज्यूम करके चलिए कि आपको फ्यूचर में शायद 30% होम लोन का ज़्यादा देना पड़ सकता है, तो एकदम कट टू कट करके लोन मत लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको लोन लेते समय ये पॉइंट्स काम आएंगे। आप कहीं ना कहीं आप मोटा मोटी कैलकुलेशन कर पाओगे कि आपको कितने का लोन लेना चाहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने यंग फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट हम यंग इंडिया के साथ जो है इस नॉलेज को शेयर कर सके। इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, वेकेशन करना, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारे वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।